प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आए पठार। आज हम पठार पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख पठार और पूरे विश्व के छोड़िए भारत के पढ़ेंगे। हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पठार पढ़ेंगे हम भारत के, ठीक है, भारत के। और पहले हम जान लें कि पठार है क्या, ठीक है। अगर पठार की हम बात करें तो पठार एक ऐसी संरचना है जो धरातल से ऊंचाई पर उठी हुई समतल संरचना को हम पठार कहते हैं। प्रारंभ में पठार का और पर्वत का जो डिवाइडेशन था वो ऊंचाई के आधार पर था, लेकिन बाद में पाया गया कि जैसे पामीर का पठार है, तिब्बत का पठार है, इनकी ऊंचाई, तिब्बत के पठार की ऊंचाई 5000 मीटर से ज़्यादा है। तो इस आधार पर यह डिसाइड किया गया कि पठार वो क्षेत्र है जो धरातल से ऊंचा उठा हुआ हो और उसका ऊपर का क्षेत्र समतल हो, उस क्षेत्र को हम पठार कहते हैं। समझे आप पठार क्या है? धरातल से ऊंचाई पर और ऊपर का क्षेत्र समतल हो, टेबल नुमा हो, इस प्रकार के जो आकृति होगी उसे हम पठार कहेंगे, ठीक है। तो बात करें पठार के बनने के कारण क्या है। सबसे पहला कारण है प्लेट विवर्तन सिद्धांत। सबसे पहला कारण है पठार के बनने का ये। दूसरा कारण है ज्वालामुखी प्रक्रिया। और तीसरा कारण है पठार अपक्षय एवं अपर्दन। इन तीन महत्वपूर्ण कारणों के कारण किसी भी पठार का निर्माण होता है, ठीक है। तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पठार का निर्माण प्लेट विवर्तन के कारण किस कारण से होता है। आप ध्यान दो, ये लिथोस्फीयर है, इसके नीचे स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल, और यहाँ प्लेट्स है और इन प्लेट्स के नीचे मैग्मा भरा हुआ है। ये थ्योरी प्लेटलेट थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूँ, प्लेट विवर्तन थ्योरी। तो जैसे ही ये दो प्लेट एक दूसरे के नीचे आई और इसका कटा हुआ भाग इसमें मिला तो उससे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से ये दोनों प्लेट धरातल को ऊपर की ओर उठाएंगी और यहाँ एक पर्वत का निर्माण होगा, मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि ये प्लेट केवल इसी क्षेत्र को प्रभावित करे। होगा ये कि ये प्लेट इस क्षेत्र को भी प्रभावित करेगी, और जब इस क्षेत्र को प्रभावित करेगी तो ये क्षेत्र भी ऊपर उठेगा, और जब ये क्षेत्र ऊपर उठेगा तो ये निर्माण करेगा पठारों का। इसलिए पूरी दुनिया में जहाँ भी पर्वत है, मोड़दार पर्वत खास कर जो जितने भी मोड़दार पर्वत है स्पेशली, वे सारे के सारे 99% निर्माण करेंगे पठार का। एग्जाम्पल आप देख सकते हो हिमालय पर्वत। हिमालय के पास कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। ये एग्जाम्पल है एक आपके पास। ऊपर पामीर का पठार। इन दोनों का निर्माण इसी प्रक्रिया के कारण हुआ है। पामीर के पठार के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो टेथिस सागर का जितना भी अपशिष्ट था वो सारा का सारा इकट्ठा होकर ऊपर की ओर चला गया और उसने निर्माण करा पामीर के पठार का। तो पठार का एक कारण आपको समझ में आ गया क्या हुआ? इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नहीं है? आगे बढ़ूं। दूसरा कारण आप समझिए। पठार बनने का दूसरा कारण मैंने लिखा है ज्वालामुखी प्रक्रिया। होता क्या है, जब अर्थ के अंदर से मैग्मा बाहर निकलेगा धरातल पर तो वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर वो धरातल पे नीचे की ओर बह के मेल्ट होकर ठंडा होकर जमना शुरू हो जाएगा, और इस प्रकार वो परतों में जमना शुरू हो जाएगा दोनों तरफ। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। जब तक ये ज्वालामुखी सक्रिय रहेगा तब तक लावा निकलता रहेगा, दोनों तरफ फैलता रहेगा। जब ये ज्वालामुखी सुसुप्त हो जाएगा और ये डेड
वोल्केनो में आ जाएगा, तो इसका जो मुंह है वो क्रेटर जो है वो पानी से भर जाएगा और ये सारे अपशिष्ट से यहाँ भी अपशिष्ट जम जाएगा और ये सारा एक निर्माण करेगा। कैसे 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 इसको निर्माण करेगा? पठार का निर्माण करेगा। इस प्रक्रिया से भी एक पठार बन जाता है जिसे ज्वालामुखी पठार कहते हैं। नहीं, अलग भी जगह बन जाता है, नहीं कहीं वहीं से नहीं निकलता। मोस्टली समुद्र की एक प्लेट समुद्री होती है और एक धरातली, मोस्टली। तो मैं आपसे बता रहा था ये जो सिल्ट बनी ये बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है, बेसाल्ट, और इस कारण से इनसे मिलने वाली मिट्टी को काली मिट्टी, इनसे जो बनती है मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से वो काली मिट्टी होती है। तो सर जैसे कि जो लोग से फट जा, हाँ, समाप्त हो जाए तो पानी का आता है सर। वाटर वेपर होती हैं, वे बाहर निकलेगी जलवाष्प, फिर वे वर्षा बन के बरसेगी, वे इसके मुंह पर गिर जाएगी। यहाँ है गड्ढा तो पानी भर जाएगा वर्षा का पानी इसमें, तो वो पानी है। ठीक है, मैं बात कर रहा था इसका एग्जाम्पल है दक्कन का पठार। भारत में ही है, कहाँ है बता दूंगा। दक्कन का पठार इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है? फिर आप समझ लो मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि ज्वालामुखी से मैग्मा निकलेगा बाहर, मैग्मा बाहर निकलेगा तो वो धरातल फैलेगा, ठंडा हो जाएगा, तो एक लेयर ठंडी होगी, फिर दूसरी लेयर आई वो भी ठंडी होगी, फिर तीसरी लेयर आई वो भी ठंडी होगी। ठीक है, इस तरह से लेयर एक दूसरे पर चढ़ती रहेगी और ये परत एक दूसरे के ऊपर परत बन जाएगी और ये परत बन जाएगी। फाइनली जब इससे लावा मैग्मा निकलना बंद हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद ये पूरा एक पठार का निर्माण करेगा जिसे ज्वालामुखी पठार कहते हैं। दक्कन का पठार इसका एग्जाम्पल है। ये बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है, इस कारण से यहाँ काली मिट्टी बहुत मात्रा में पाई जाती है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो? नहीं है? थर्ड टाइप के लिए चलूँ। तीसरा टाइप, पठारों का अपक्षय अथवा अपर्दन। सपोज करिए कोई पठार है, ठीक है, और ये निरंतर जलवायु के प्रभाव के कारण इसकी जो मिट्टी है, ऊपर की मिट्टी ठंड पड़ने पर सिकुड़ रही, गर्मी पड़ने पर फैल रही। इसमें काली मिट्टी की हो रही है, काली मिट्टी की हो रही है बेसाल्ट चट्टानों के कारण। तो ये जो अब इसका क्या होगा, ऊपर की धूप, वर्षा एवं मौसमी प्रभाव के कारण इसके ऊपर की मिट्टी कट जाएगी, छिलछिली हो जाएगी, और जैसे ही वर्षा होगी तो ये मिट्टी बहकर नीचे आएगी और इसी पठार का रूप ऐसा हो जाएगा। और ये जो पठार बनेगा ये अपक्षय पठार कहा जाएगा, विच्छेदित पठार कहा जाएगा। इसे आप अपक्षय पठार अथवा विच्छेदित पठार भी कह सकते हैं। वेरी गुड। जैसे पर्वत से पर्वत का निर्माण, अपक्षय पर्वत भी होता है। जब पर्वत का अपक्षय होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, विच्छेदित पठार। और वही दक्कन का पठार इसका एग्जाम्पल है। दक्कन का पठार में एक काम चल रहा है। उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। जो आपकी जिज्ञासा है, हम समझ रहे हैं आपकी जिज्ञासा को, उसके बारे में हम करेंगे बात। ठीक है, आपकी बात धीरे धीरे कट के मेल्ट होकर नदियों के द्वारा, नदियों के मुहाने से समुद्र के किनारे पर पहुंच जाएंगे और इससे ये होगा कि धरातल का विस्तार होगा, लेकिन वो अलग विषय है, उस पर हम फिर बात करेंगे। फिलहाल हम पठार की बात कर रहे हैं। तो 3 मैंने तरीके बताए आपको पठार के बनने के। 3 तरीके से पठार बन सकता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। मुझे लगता नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, नहीं है? आगे बढ़ जाऊँ, आओ जरा। ठीक है, ये आप जानते हो क्या है? ये कौन सा पर्वत है? वेरी गुड, सही है बिल्कुल।
ये अरावली पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? ये विंध्याचल पर्वत है। हाँ जी। और ये, हाँ जी बोलो। अभी नहीं, अभी नहीं। ये सतपुड़ा पर्वत हो गया। ठीक है, ध्यान दो फिलहाल यहाँ से। यहाँ एक पठार पड़ेगा आपका। जी सर, इसे कहेंगे हम मेवाड़ का पठार। मेवाड़ पठार बता रहा हूं कहाँ कहाँ है। इससे लगा हुआ ये हो गया मालवा का पठार। इससे लगा हुआ ये हो गया बुंदेलखंड का पठार। और इससे लगा हुआ ये हो गया बघेल का पठार। ठीक है, सारे के सारे एमपी से लगे हुए हैं। एमपी के अलावा नहीं, सारे के सारे मध्य भारत में है तो एमपी से हैं। क्या कह रहा विशाल? बघेल का पठार। ठीक है, सारे के सारे एमपी से ही है। इधर आ जाओ। ये हो गया दक्कन का पठार। ना ऐसा मत कर। ये है कर्नाटक का पठार। हाँ जी, हाँ आप सही समझ रहे। बता दूंगा कहाँ है, भी तो क्लियर तो आने दो मुझे। ये हो गया कर्नाटक का पठार, मुझे आने तो दो वहां तक यार। ये हो गया आंध्रा का पठार। ये आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट, ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ी होगी। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ जरा। फिलहाल मैं एक एक को डिफाइन करूंगा, टेंशन ना लो, तुम अपनी समस्याओं से बाहर निकलो। ठीक है, अब ये मैंने दक्कन का पठार बता दिया आपको। अब यहाँ होगा दंडकारण्य का पठार। यहाँ से एक नदी निकला है फेमस, ये है दंड कारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। ठीक है, इसके ऊपर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। यहां जाओ। यहाँ एक पठार है जिसे मेघालय का पठार, मेघालय का पठार अथवा ये बालक बता रहे शिलोंग का पठार, दोनों इसी के नाम है। ठीक है, यहां आपका हिमालय पर्वत हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, इस तरफ हो गया हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश, हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, यहां एक कुनलिंग पर्वत हो गया। ठीक है, और ऊपर की ओर हो गया ताई सेलन। अभी हिंदुकुश, ताई सेलन पर्वत, ये सारे के सारे पर्वत मैंने आपको बताए, ये पहले मैं बता चुका। इसे कुनलुन भी कह देते हैं, कुनलिन को कुनलुन, ये पहले बता चुका। जब पर्वत पढ़ाए तब मैंने ये बताया आपको। ठीक है, मैंने बताया कि जब एक पर्वत बनेगा तो पर्वत के पास की भूमि ऊपर उठ जाएगी और उस उठी हुई समतल भूमि को हम पठार कहेंगे। तो यहाँ आपका पड़ेगा तिब्बत का पठार। चीन का अधिकार है भाई। और ऊपर ये हो जाएगा आपका पामीर का पठार, पामीर का पठार। हाँ ठीक है, बिल्कुल वो ऐसे लग रहा देखने में ऊंचा है, लेकिन उसे आप उत्तर में ले लो, ये पूर्व में, दिशाएं हैं सिर्फ ये।
ठीक है, तो आगे बढ़े। ये सारे के सारे मैंने पठार आपसे डिस्कस कर लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ, कोई डाउट हो किसी का वो भी ले लूँगा। नहीं है, समझ में आ रहा? ये वाला सबसे ऊंचा पठार है, लेकिन उस बारे में हम बात करेंगे क्यों है, किस कंडीशन में है। अब आप सबसे पहले नंबर पर डाल लो मेवाड़ का पठार। ठीक है, चले हम और मेवाड़ के पठार के बारे में कुछ बात करते हैं। कहाँ है भाई? ये राजस्थान में है प्लस एमपी। मध्य भारत के जितने भी पठार है सारे एमपी से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से। ठीक है, दूसरा क्या है, ये बनास नदी क्षेत्र है। हाँ, ये बनास नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। 2 राज्यों में बताया आपको, एमपी और राजस्थान, और दूसरा मैंने आपको बताया बनास नदी का क्षेत्र है। तीसरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी खनिज के लिए? यह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बात से सहमत हो जाओ। यूं ये कह रहा है चांदी, तांबा, लोहा। यहाँ तांबे की बहुत बड़ी खान राजस्थान, खेतड़ी, सुनी नाम? ये खनिज की अधिकता के कारण ही। ठीक है, बताओ भाई ऋषभ, तुझे जिज्ञासा थी इनके बारे में, बता यहाँ से कोई डाउट है क्या? अगला चलो भाई, अगला है मालवा का चट्टान, मालवा का पठार। ठीक है, इससे बिल्कुल लगा हुआ है। एक तो एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मालवा का पठार है कहाँ। अगर इसके बारे में पूछ लिया ये कहाँ है, तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरावली। ये अरावली की पर्वत श्रेणी के पूर्व में स्थित है। और ये कौन सा है? मालवा का, मालवा के पश्चिम में स्थित है। इसके दक्षिण में ये कौन सी होगी? विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी इसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, सेम एज डिफाइन करेंगे हम मालवा के पठार को। मालवा के पठार के पश्चिम में क्या है? मेवाड़ का पठार। और पूर्व में क्या है? पूर्व में क्या है? बुंदेलखंड का पठार। ये सारे की सारी बातें इसके बारे में पूछ सकता है। किन किन राज्यों में, जरा बात करते हैं। राज्य आपके इसकी बात करते हैं, मालवा के पठार की बात हम। बात करते हैं मालवा का पठार। पहले देखते हैं किस किस राज्य में है ये। तो मैंने बताया कि सारे के सारे पठार यहाँ एमपी में है। एमपी प्लस ना जी सर, उत्तर प्रदेश। हाँ ठीक है, और क्या है? खनिज बहुता मात्रा में है। और क्या है? नदी कौन सी है यहाँ? फेमस नदी है, बहुत फेमस, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह चंबल नदी का क्षेत्र है। इसके बारे में ज्यादा बताने की क्या मुझे कोई आवश्यकता रहेगी? बताओ। नहीं, हाँ अवसाद है। काली मिट्टी मैंने क्या बताया? सुनो मेरी बात जो बता रहा, जिस पठार का ज्वालामुखी से निर्माण होगा उसमें बेसाल चट्टान बनेगी, और बेसाल चट्टान बनेगी तो काली मिट्टी होगी, और काली मिट्टी सबसे अधिक यहाँ है, ध्यान रखना। हाँ यहाँ है, ठीक है, याद रखना। दंडकारण्य क्षेत्र पर है, यहाँ है। आंध्र में आ जाओ, इससे भी अधिक है। आंध्र का पठार का नाम सुना है? ये पूरा का पूरा है, देखो ये तीनों मिलाकर ही कंबाइंड। इसने मेरे से पूछा था कि ये तो वहाँ है, आंध्र में है, तो ये तीनों के तीनों मिलाकर दक्कन का पठार कहा जा। बेशक मैंने इनको अलग अलग इनके नाम दिए हो, लेकिन ये पूरा मिलके दक्कन का पठार बने। और ये आंध्र का क्षेत्र है जो ज़्यादा फर्टाइल, ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जा। ठीक, अपक्ष से इसका ज़्यादा हो तो इस कारण से, और ये ज्वालामुखी से निर्मित है। इस हाँ बढ़िया, ठीक है। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। सवाल एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, कुछ का कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अगला चलते हैं, अगला कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड, खंड का पठार, क्या कहा गया इसके बारे में? अरे यार तो पठाओ का सारी बात का ढंग। छत्तीसगढ़ में ये आएंगे साहब, छत्तीसगढ़ के ये है, ठीक है। अभी आप मध्य प्रदेश प्लस यूपी में रहिएगा, ये एमपी प्लस यूपी का पठार है। ध्यान रखना, यूपी, एमपी और यूपी का क्षेत्र है। नदी कौन सी आएगी? नदी विंध्या से, विंध्याचल पर्वत से ऊपर की ओर कौन सी नदी बह रही? अरे नहीं भाई साहब, सारी नदी पढ़ा रखी है आपको। बेतवा का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ ग्रेनाइट प्लस नीस की अधिकता है, ठीक है। अब सबसे लास्ट में कौन सा रह गया आपका? ये रह गया आपका बघेल का पठार। और बघेल का मैंने बताया ये एमपी प्लस छत्तीसगढ़, आप इसको ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आपने इसकी बात, छत्तीसगढ़ की बात कर दी, तो इसे ले लो आप एमपी प्लस छत्तीसगढ़। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या हो तो मुझे बता दो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ध्यान रखना, अगर ये दोनों मैं आपसे बता रहा, दो यूपी में पढ़े, पहला पढ़ा मालवा का और दूसरा पढ़ा बघेल का, सॉरी बुंदेलखंड का, ठीक है। इन दोनों का अधिकतम क्षेत्र यूपी में है। एमपी में 4 जिले, यूपी में 5 जिले। इसमें कुछ इक्वलिटी है, दोनों में बराबर क्षेत्र है, लेकिन इसका अधिक क्षेत्र मालवा का यूपी में है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे बढ़ गए तो आगे छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार के बारे में आप, और यहाँ एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, किसके बारे में? छत्तीसगढ़, ये भी छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार भी अधिकतम क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, इन और झारखंड, इन राज्यों में है। लेकिन अगर छोटा नागपुर के बारे में हम बात लिखें तो छोटा नागपुर का अत्यधिक क्षेत्र कहाँ है? कहाँ है? ना 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 ना, झारखंड। अधिक क्षेत्र कहाँ हो गया बच्चों? झारखंड में है। कहाँ कहाँ ये? बिहार में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, लो उड़ीसा में है। महत्वपूर्ण रूप से इनके साथ अटैच है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र होता है किसके साथ? झारखंड के साथ, ठीक है। झारखंड में ये खनिज का बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत, ठीक है। इस पठार से लगातार खुदाई के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से खुदाई होकर खनिज निकलता है, ठीक है। जिसमें चांदी भी आपकी शामिल है, कोल बड़ी मात्रा में निकलता है। और कोल के लिए आपने फेमस नाम सुना होगा, धनबाद। सुना इसका नाम आपने? धनबाद इस छोटा नागपुर के पठार का सेंटर है, सबसे अधिक आबादी वहाँ वास करती है और सर्वाधिक फैक्ट्री यहाँ है। फैक्ट्रियाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ कच्चा माल बड़ी मात्रा में मिलता है, इस कारण से यहाँ अत्यधिक फैक्ट्रियाँ हैं छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है। धनबाद का नाम सुना आपने कभी? कोल के लिए, कोल के लिए फेमस है। एक हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यहाँ की बड़ी आबादी जो है लंग्स इन्फेक्शन से ग्रसित है। कारण ये है कि वहाँ कोल बड़ी मात्रा में उत्खनन करा जाए, कुछ लोग कोल की चोरी करते हैं, उस कोल को फिर सुखाते हैं। सुखाने के लिए घरेलू भट्टियों का प्रयोग किया जाता है और उन घरेलू भट्टियों में जो धुआं निकला है वो घर में ही रहेगा, घर के अंदर ही, और वो हमारे उनके लंग्स में जाके इन्फेक्शन पैदा करता है और लंग्स जो है फेफड़ों में भाई ठीक है, कोई बात नहीं। प्रशांत की मारी एक बात, ठीक है, प्रशांत की मारी एक बात है, अलग बात कुछ नहीं, ठीक है। बात कर रहा हूँ शिलोंग का पठार। अच्छा यह बात थी क्या? शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार के बारे में आपने क्या पढ़ा? कहाँ है भाई ये फिलहाल? है कहाँ? वेरी गुड, यही है। 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी? गारो, जयंती और खासी, ये तीनों यही हैं, ठीक है।
हाँ, और यू भाई भी धरातल से ऊंचा होने के कारण ये भी वर्षा कराने में सहायक है। अगर ये तो चार पठार मिलकर बन रहे, इसे मध्य भारत का उच्च क्षेत्र बोलते हैं। इन सारों से मिलकर बन गया मध्य भारत की उच्च भूमि, मध्य भारत की उच्च भूमि बोलते हैं। बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत है? मेघालय शिलोंग के बारे में मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं दक्कन के पठार के बारे में, यानी इसके बारे में। इसके मैंने 3 हिस्से करे आपके सामने। सबसे ऊपर वाले को दक्कन का बोला, इस वाले को कर्नाटक का, इसे बोला आंध्र का पठार। ठीक है, इनके बारे में विशेषता ये है कि इस क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है, ये फर्टाइल, आंध्र के पठार का क्षेत्र जो है, ये फर्टाइल उपजाऊ भूमि क्षेत्र है औरों की तुलना में ज़्यादा उपजाऊ भूमि क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में चावल बोया जाए। यहाँ काली मिट्टी को छोड़ दो, इस क्षेत्र में अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण इस क्षेत्र में चावल बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। आंध्रा, कल परसों इसके बारे में बात करी थी, मैंने आपको बता भी था कि ये क्या बनाया था, मैंने चावल का कटोरा बताया था। ठीक है, तो कोशिश है, तो क्षेत्र कहाँ बात कर रहा हूँ मैं वो बताओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नदी था, अब अकॉर्डिंग टू पठार चल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन के आधार पर चलेंगे। बात करते हैं दक्कन के पठार के बारे में। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दक्कन का पठार किससे निर्मित हुआ है? ज्वालामुखी से। और ज्वालामुखी से निर्मित होगा तो वहाँ बेसाल्ट की चट्टानें बनेगी, और बेसाल्ट की चट्टानें बनेगी तो इस कारण से वहाँ काली मिट्टी बहुयात्रा मात्रा में मिलेगी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि ये निर्माण किसके कारण हुआ है? ये ज्वालामुखी के कारण निर्मित हुआ है। ठीक है, दूसरा इसका अपर्दन हो रहा है, इस कारण से इसको अपक्ष का पठार भी कहते हैं। दक्कन खत्म हो गया। अच्छा, अगर ये पूछ सकता है किस पठार में सीढ़ीदार परतें हैं? जब कोई पठार ज्वालामुखी से निर्मित होगा तो एक लेयर आकर जम जाएगी, फिर दूसरी लेयर उसके ऊपर, फिर तीसरी लेयर उसके ऊपर, फिर चौथी लेयर। ठीक है, ये एक सीढ़ी का निर्माण करेगी। इस कारण से ज्वालामुखी से जितने भी पठार बनेंगे वो सीढ़ीदार पर्वतों के कारण बने हुए होंगे। ठीक है, आगे कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं ये दंडकारण्य पठार। क्षेत्र कौन सा लग रहा? वेरी गुड, मैप देख के समझ में आ रहा होगा, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये उड़ीसा का पठार है। ये भी खनिज के लिए जाना जाता है, यहाँ भी खनिज बहुयाता मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो भारत के पठार थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। भारत में जहाँ जहाँ पठार है, ये दोनों पठार, ये और ये आउट ऑफ इंडिया है। ठीक है, इनके बारे में मैंने बेसिक नॉलेज आपको दे रखी है कि ये कौन सा संसार का सबसे ऊंचा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, इसके बारे में हमने पहले बात कर चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भारत के पठार आज सारे सही समझ में आ गए होंगे और आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। जैसे विशाल का कोई डाउट मुझे नज़र आ रहा, विशाल पूछ ले, कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, बस आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।